नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन आईएएस पीसीएस एकेडमी के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों की। तो जो नदियां हैं वो अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण की तीन तरह की क्रिया करती हैं। नदियों द्वारा जो उत्पन्न स्थल रूप है वो कैसे है कि गाज और कैनियन। नदियों के जो लंबवत कटाव क्रिया से वी आकार की जो घाटी गाज एवं कैनियन के रूप में विकसित होती है वो गाज और कैनियन कहलाती है। जलप्रपात क्या है? जब नदियों का जल जो है वो ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरेगा, यानी कि बहुत ऊपर से नीचे गिरेगा, तो उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, ये आप जान लीजिए। इसी के साथ डेल्टा क्या है कि नदियों द्वारा मुहाने के पास में लाए गए अवसादों के जमा किए जाने से ग्रीक अक्षर ऐसा विकसित एक स्थल रूप डेल्टा बनता है। भारत में जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब जल गलती का क्या होता है कि नदी के प्रवाह मार्ग में, यानी कि नदी जिस मार्ग में, जिस रास्ते से बह रही है, उस प्रवाह मार्ग में जलदाब और घर्षण क्रिया से गर्तों का विकास होता है। गर्त मतलब गड्ढों का, जिसे जलगर्तिका कहते हैं। नदी वेदिका क्या है? फिर नदी घाटी के दोनों ओर नवोन्मेष के कारण विकसित सोपानी संरचना को नदी वेदिका कहते हैं। नदी विसर्प क्या है कि नदियों के अंतिम प्रौढ़ावस्था मार्ग में अवरोध के कारण विकसित नदियों के घुमावदार मार्गों को नदी विसर्प कहते हैं। जलोढ़ पंख क्या है कि नदियों द्वारा पर्वत के आधार तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण है जो आकृति में पंख के समान होता है, जलोढ़ पंख कहलाता है। तटबंध क्या है कि नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंध जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं। छाड़न झील क्या है? जब नदियां अपने विसर्प को त्याग कर सीधे प्रवाहित होने लगती हैं तब नदियों का विसर्प या अवशिष्ट भाग छाड़न या गोखु झील कहलाता है। बात करते हैं हिमनदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों की। तो एक होता है डोमलिन। तो ये भूमि हिमोर द्वारा निर्मित, ये जो भूमि है हिमोर द्वारा निर्मित गीले गोल टीले वाली पहाड़ियाँ होती हैं जिनकी की आकृति उल्टी नाव के समान होती है। केम क्या है? हिम अग्र के समक्ष जमा अति प्रवण जलोढ़ शंकु को केम कहा जाता है। फियोर्ड क्या है कि ये सागर में डूबी हुई हिम नदियाँ आकृति होती हैं। जो लंबे ढालू पार्श्वीय तटीय प्रवेश मार्ग होते हैं जो सागर के निकट के पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व में विद्यमान नदी प्रणाली में तीव्र हिमनद के कारण विकसित होते हैं। यू आकार की घाटी क्या है कि हिमनदी अपने प्रवाह मार्ग में, यानी कि जिस नदी में जो नदी अपने मार्ग में बह के आ रही है, किसी नदी निर्मित घाटी में अपकर्षण के द्वारा उसे यू आकार की घाटी में परिवर्तित कर देती है। लटकती घाटी क्या है? हिमनदी की सहायक घाटी को लटकती घाटी कहा जाता है। इसी के साथ है सर्क। यह ढालू शीश और ढालू पार्श्व दीवारों वाले एक आराम कुर्सी के आकार के अवनमन के चारों ओर घिरे हिमनदीय अपर्दिश शैल के समान होता है। श्रृंग। हिमानी क्षेत्र में हिमनद के अपर्दन से विकसित होने वाली पिरामिड नुमा चोटी को श्रृंग कहते हैं। अरेट क्या है? किसी पहाड़ी के दोनों ओर सर्क के विकास क्रम में बनने वाले दंतेदार आरी के समान स्थल रूप को अरेट कहते हैं। कोल क्या है? यह एक पर्वतीय दर्रा है जो एक घाटी को दूसरी से मिलाता है। नुनाटक क्या है? हिम क्षेत्र में हिम के ऊपर निकली हुई चोटियों को नुनाटक कहा जाता है। और एस्कर क्या है? हिमानी क्षेत्र में बर्फों के जमने से भीड़नुमा स्थल रूप को एस्कर कहा जाता है। वायु द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, यानी कि हवा से जो स्थलाकृति जो उत्पन्न होती है वो क्या है? सबसे पहले इंसेलबर्ग है। उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट शैल के अपर्दन के कारण गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले जो होते हैं वो इंसेलबर्ग कहलाते हैं। जियोजेन क्या है कि कोमल पदार्थों के स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ जो ढेर है वो जियोजेन कहलाता है। वातगर्त क्या है? गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त जो है वो वातागर्त कहलाते हैं। छत्रक शिला क्या है कि मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड अपरदन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं जिन्हें छत्रक शिला गारा कहते हैं। लोयस क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के वृहद जमाओं को लोयस कहते हैं। बारखान क्या है? शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बारखान कहा जाता है। यारडंग क्या है? यारडंग अति प्रवण गहराई में अपरदन प्रलंबी शैल कटक होती है जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है। भूस्तंभ क्या है? वायु अपरदन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग जो है वो कठोर और निचला भाग जो है वो मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। या भौम जल के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ क्या हैं? जैसे युवाला। चूना प्रस्तर क्षेत्र में एक वृहद धरातल धसाओं को युवाला कहते हैं। पोलजे है, जब कई युवाला मिल जाएंगे तो अत्यंत विशाल खाइयाँ बन जाएंगी जिन्हें पोलजे कहते हैं। कास्ट गुफा क्या है? चूना पत्थर चट्टानी क्षेत्र में चूना के विलयन क्रिया के द्वारा विकसित गुफा को कर्स्ट गुफा कहते हैं।
स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट क्या है? चूना के विलयन क्रिया से कास्ट गुफा में विकसित आकाशीय स्तंभ को स्टेलेक्टाइट्स तथा धरातलीय स्तंभ को स्टेलेग्माइट कहा जाता है। लैंपेज क्या है? चूना प्रस्तर क्षेत्र में जल के विलयन क्रिया से विकसित शिखरिकाओं को लैपेज कहा जाता है। तटीय स्थलाकृतियाँ क्या हैं? तो पुलिन। तटवर्ती क्षेत्रों में सागरीय तरंगों के अपरदन से प्राप्त रेतों के जमाव से विकसित बालुकामय मैदान को पुलिन कहते हैं। टम्बोलो क्या है? तट के किसी द्वीप या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टम्बोलो कहते हैं। तटीय क्लिफ क्या है? सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन से जब कोई सागर तट एकदम सीधा खड़ा हो जाता है तो उसे तटीय भृग या क्लिफ कहा जाता है। तटीय कंदरा क्या है? सागरीय तरंगों के अपरदन क्रिया से विकसित चट्टानी खोह को कंदरा कहते हैं। स्टैक क्या है? प्राकृतिक मेहराब के ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग समुद्री जल के बीच एक स्तंभ की भांति जो है वो खड़ा रहता है, जिसे स्टैक कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि विभिन्न कारकों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ के बारे में आपको बताया गया है, जैसे भूमिगत जल से क्या बन सकता है, पवन से क्या बनता है, हिमनद से क्या बनता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, सागरीय जल से क्या बनता है, समुद्री तरंग से क्या बनता है, ये आप पढ़ लेंगे। बात करते हैं वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है ये। जैसे कि गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं वो वायुमंडल कहा जाता है उसको। अब इन गैसों में क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें जैसे ऑर्गन भी है, मीथेन, एथेन, ये सारी गैसें जो है वो पाई जाती हैं। वायु की एक पतली परत जो है वो पृथ्वी का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। और पृथ्वी का जो आपको बताया था हमने पिछली वीडियोज़ में कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से वायुमंडल को अपनी तरफ आकर्षित किए हुए है। ठीक है, अब ये हमें एक ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे लेते हैं और वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो कि हम ले रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को, इस चक्र को आप समझिए। ठीक है, तो ये हमें एक ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। साथ ही ये सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से हमें बचाती है, जिसको हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें। ठीक है, जैसे कैंसर वगैरह तक का खतरा हो सकता है, त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं पराबैंगनी किरणें, तो इनके बारे में भी आप जान लेंगे। वायुमंडल जो है वो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, परंतु वायुमंडल का जो 99% जो भार है वो सिर्फ 32 किलोमीटर तक सीमित है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊंचाई में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भी आपका तापमान भी बढ़ते जाएगा। वायुमंडल को तापमान तथा अन्य घटकों के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। अब सबसे पहले जिस परत पे आप खड़े हैं, ठीक है, वो क्षोभमंडल है और ये इसकी ऊंचाई जो है वो ध्रुवों पे 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पे लगभग 18 किलोमीटर है। इसको आप जान लेंगे। दूसरी जो है वो समताप मंडल है। समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। इसके बारे में आप जान लेंगे, कई बार इंग्लिश के नाम भी पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी आप जान लो। समताप मंडल को क्या कहते हैं, और कई बार इसको क्रम में लगाने की बात आती है तो इसको क्रम में भी आपको लगाना पड़ सकता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है 5 परतों का नाम देखें, इनमें से निम्न में से कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक है, वो आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लगा है, तो वो आपको लगाना है। ठीक है, क्षोभमंडल क्या है? ये वायुमंडल की सबसे ही महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई जो है वो ध्रुवों पर, ध्रुव होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ग्लोब देखा है आपने, तो ये जो ध्रुव हैं इन पे 8 किलोमीटर तक क्षोभमंडल की ऊंचाई है। और अगर हम बात करेंगे विषुवत रेखा की तो उस पर लगभग 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। बात करेंगे कि ये परत जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और हमारी रक्षा करती है। ठीक है, इसके बारे में आप जान लो। ठीक है, इसके बाद आ गया मध्य मंडल कि ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है, यानी कि क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है और समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में आप जान लेंगे। अब आयन मंडल क्या है कि 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि पहले क्षोभ मंडल आया, समताप मंडल आया, फिर मध्य मंडल आया, इस बार आया आयन मंडल। और ये रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग करेंगे हम। ठीक है, जो रेडियो कनेक्टिविटी आजकल वाईफाई वगैरह चल रहा है, ये सब, ये जो सेटेलाइट है, ये इस सेटेलाइट्स जो हैं वो इसी मंडल में आपको मिल जाएंगे। तो वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे जो हैं इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं, जिसके फलस्वरूप रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार, संचार उपग्रह, अभी बताया ना सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है आदि की सुविधा हमें जो है वो प्राप्त हो रही है। तो आयन मंडल और बाह्य मंडल को किसी यंत्र से अलग नहीं किया जा सकता है। अतः कुछ विद्वान ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरेरा बोरियोलिस को बाह्य मंडल की घटना बताते हैं, परंतु ये वास्तव में आयन मंडल की ही घटना है। ठीक है, ये आप जान लेंगे। ओरेरो का शाब्दिक अर्थ है प्रातःकाल, जबकि बोरियोलिस का अर्थ है उत्तर और ऑस्ट्रेलिस का अर्थ है दक्षिण। तो जिन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है।
तो ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं, जो प्राय आधी रात में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। अब वायुमंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो वायुमंडल कहलाएगी और ये है 640 किलोमीटर से भी ऊपर, इसको वायुमंडल के नाम से हम जानते हैं। वायु की बहुत ही पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अब वायुमंडल जो है हमारा वो मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। अब आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है और दूसरी गैसें जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि जो है वो 1% है। तो ऑक्सीजन जहाँ सांस लेने के लिए, तो नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। हमारी जो हाइट बढ़ती है, पेड़ पौधों की जो हाइट बढ़ती है, वो नाइट्रोजन की वजह से ही बढ़ती है। ठीक है। अभी नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? नाइट्रेट के मदद से। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर नाइट्रोजन ना हो ना तो प्राणियों की वृद्धि रुक जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी क्या करती है? गर्म रहती है पृथ्वी। ठीक है। साथ ही पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। ठीक है। इसके डेंसिटी जो है उसमें भी अलग अलग अलगाव आते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ये तेज़ी के साथ घटता जाता है। ठीक है। ऊपर के जाने पर केवल वायु दाब ही नहीं घटता, अभी तो तापमान में भी बदलाव आता है, हमने आपको अभी बताया था। ठीक है। वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा है वो 0 से 4% तक पाई जाती है। भूतल से 5 किलोमीटर तक वायुमंडल में समस्त वाष्प का 90% भाग पाया जाता है। वायु उच्च दाब से कम दाब की ओर बहती है, ध्यान रखेंगे। अब गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन। ठीक है। पवनों को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित करते हैं: स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। ठीक है। ये आप जान लेंगे कि ये क्या है। बात करते हैं सूर्य तप की, इंसोलेशन की। तो सूर्य पृथ्वी और वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत है। ये तो सभी जानते हैं भाई। ठीक है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी और वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत है। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्य तप कहा जाता है। ठीक है। वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। जो वायुमंडल है वो सौरिक ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। सूर्य से पृथ्वी उसकी कुल ऊर्जा का 1/2 अरबवा भाग ही प्राप्त करता है। ठीक है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है। अब वायुमंडल की तपन जो क्रियाएं हैं वो संवहन, संचालन, विकिरण और अभिवहन है। ठीक है। आइए इनको समझते हैं कि संवहन क्या है, संचालन क्या है इत्यादि, ये सब क्या है। संवहन सबसे पहले समझते हैं कि जो वायु जो है वो पृथ्वी के संपर्क में आकर गर्म होती है, तब वह लंबवत होकर ऊपर उठेगी और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल में लंबवत तापन की यह प्रक्रिया जो है वो संवहन कहलाती है। ठीक है। संचलन क्या है? कंडक्शन मतलब संचालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ से होकर ताप सीधे अणु संघात के द्वारा एक उच्च ताप बिंदु से न्यून ताप के बिंदु तक स्थानांतरित होती है, यानी कि ट्रांसफर होता है इसमें। ठीक है। किंतु स्वयं पदार्थ का संचालन नहीं होता है। संचालन ऊष्मा के एक भाग को वायु की निचली परत में स्थानांतरित कर देता है। इससे वायुमंडल की केवल निचली परत ही गर्म होती है। अब बात करते हैं विकिरण की, रेडिएशन की। तो किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार के द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? विकिरण। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पिंड ताप के रूप में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करती है। इसके कारण ताप का ह्रास होता है और शीतलन होता है। ठीक है। पृथ्वी अंतरिक्ष में विकिरण द्वारा ताप छोड़ती रहती है। दिन के समय सूर्य से प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा जो है वो पृथ्वी के द्वारा छोड़े गए ताप की मात्रा से अधिक होती है और इसलिए इसका तापमान बढ़ता रहता है जब तक कि अधिकतम तक नहीं पहुंच जाता। रात्रि में इसकी विपरीत अवस्था होती है, ताप कम हो जाता है जब तक कि न्यूनतम तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है। अभिवहन क्या है? वायु में क्षैतिज संचलन से होने वाली ताप का स्थानांतरण जो है वो अभिवहन कहलाता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली जो भिन्नताएं हैं केवल अभिवहन के कारण ही होती है। इसमें निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में ऊष्मा का स्थानांतरण वायु तथा समुद्री धाराओं के द्वारा होता है। एल्बिडो क्या है? एक ज्योतिहीन वस्तु पर गिरने वाला सौर विकिरण का समानुपात जो वह वस्तु परावर्तित करती है, एल्बिडो कहलाता है। हिम का एल्बिडो जो है वो सबसे अधिक होता है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.3% है, अर्थात सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। सौर विकिरण का यह परावर्तन जो है वो लघु तरंगों में ही होता है। ऊष्मा बजट क्या है? सूर्य तप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है, जिसे ऊष्मा बजट कहते हैं। अब समताप रेखाएं क्या है? समान ताप जो होंगे उनको मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो समताप रेखाएं कहलाती हैं, एक तरीके से आइसोथर्म्स। तो मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? समताप रेखाएं कही जाती हैं। अब जो समताप रेखाएं हैं वो पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग पैरेलल खींची जाती है, समानांतर खींची जाती है। ठीक है। अब ये रेखाएं कैसी होती हैं? सीधी होती हैं, लेकिन समुद्र तट के पास इनमें झुकाव आ जाता है।
दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण समताप रेखाएं सीधी रेखाओं के रूप में होती हैं। जब ताप रेखाएं नज़दीक होती हैं तब वे तीव्र ताप प्रवणता को प्रदर्शित करती हैं। गर्मी के समय स्थल से सागर की ओर जाने वाली समताप रेखा भूमध्य रेखा की ओर तथा सर्दी में ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। वायुदाब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर डाले जाने वाले भार को वायुदाब कहा जाता है। ठीक है, अब वह जो वायुदाब है इसको बैरोमीटर से नापते हैं हम, और सामान्यतः समुद्र तल पर वायुदाब जो है वो पारे के 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब के बराबर होता है। जलवायु वैज्ञानिक वायुदाब को मिलीबार में नापते हैं। समदाब रेखा। अब समदाब रेखा क्या है? समदाब रेखा वह कल्पित रेखा है जो समुद्र तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाती है। समदाब रेखाएं जो है वो दाब प्रवणता को दर्शाती है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन से वायु में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है और पवन चलती है। पवन जो है वो तापमान तथा आर्द्रता दोनों को ही प्रभावित करती है। वायुदाब की जो पेटियां हैं विश्व में संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले 7 कटिबंधों को 4 समूहों में रखा गया है। सबसे पहले भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब की पेटी। यह पेटी भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाई जाएगी। इसको क्या कहते हैं? हम भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर जो है वो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तथा वर्ष भर दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। यानी कि जो एरिया 0 डिग्री इक्वेटर पे है वहाँ पे क्या होगा? दिन और रात बराबर होंगे, जिसके कारण अधिक तापमान होता है, जिससे हवाएं हुए फैलकर ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, चूँकि यह निम्न वायुदाब तापमान के कारण होता है, इसे तापजन्य न्यून वायुदाब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हवाओं की गति कम होने के कारण वातावरण शांत रहता है। इसी कारण इस पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। दूसरा है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियाँ। यह दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, दोनों ही गोलार्धों में। ठीक है, दक्षिणी में भी और उत्तरी गोलार्धों में भी। अब दक्षिणी गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाएगा और यहाँ लगभग वर्ष भर उच्च तापमान रहेगा। ठीक है, यहाँ उच्च वायुदाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की गति और वायु के अवतलन से संबंधित है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में जब जलयान यानी कि जो जहाज थे इस पेटी में पहुंचता था तो शांत वायु के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाता था, और जलयान को हल्का करने के लिए घोड़ों को जो है वो समुद्र में फेंक दिया जाता था, इसलिए इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो तीसरा है वो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो इस पेटी का विस्तार जो है वो दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाएगा, जो कि गति जनित है। ठीक है, और चौथा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियाँ, यानी कि ध्रुवों के निकट निम्न तापमान के कारण वायुदाब जो है वो उच्च रहता है, अतः उच्च वायुदाब तापजन्य होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पवन के बारे में।